नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता पीजी कॉलेज धौलपुर से बोल रही हूँ और आज हम सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 का लेक्चर करेंगे। पार्ट 1 के बारे में थोड़ा सा रिकैप। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकसित भारतीय सभ्यता थी जिसने हमारे इतिहास को वैदिक काल से और पीछे ले जाने का कार्य किया। हमने पिछले जो टॉपिक था पार्ट 1 जो था उसमें यह समझने की कोशिश करी कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इस जो टॉपिक है आज का वो है हमारा सिंधु सभ्यता की धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, यानी कि उस काल की जो सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, इसे हमें समझना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम इस सभ्यता को पुरातात्विक अवशेषों से ही समझ पाए हैं, क्योंकि लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं 100 साल बीतने के बाद भी। तो केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही हम उस काल के जीवन को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जन सामान्य किस प्रकार से रहता था उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मूर्तियाँ, आवास गृह, मुद्रा, मोहरें, वस्तुएं, खिलौने, ये सब हैं अवशेष जिससे हम उस काल के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की जो पूजा है वो हमें मूर्तियों से उसके बारे में पता चलता है। एक अर्धनग्न या नग्न रूप में मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं। मूर्ति को की कमर में पटका और मेखला, गले में गुलबदन या हार, कानों में कर्णफूल और हाथों में चूड़ियां अंकित हैं। कुछ मूर्तियों में जननी का रूप दिखाया गया है, जिनमें शिशु को स्तनपान करते हुए दिखाया गया है। एक तो ऐसी भी है नारी मूर्ति जिसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखता है, जो शायद वनस्पति जगत की देवी थी। एक अन्य मूर्ति के शीश पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है। इन सब से पता चलता है कि मातृ देवी को सृजक, पालक और पोषक के रूप में पूजा जाता था। मातृ देवी के अलावा परम पुरुष की उपासना भी की जाती थी। हड़प्पा में कई स्थानों पर एक ऐसी मुद्रा मिली है जहाँ पर एक नग्न व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा गया है, जिसके 3 मुख हैं, मस्तक पर सींग हैं, पास में त्रिशूल है और इसके आगे की तरफ गैंडा, भैंसा, हाथी और व्याघ्र है। ऊपर कुछ लिखा हुआ है मगर उसे हम पढ़ नहीं पाए, मगर ऐसा लगता है कि शायद ये भगवान शिव का चित्र है, क्योंकि उसके गले में नाग भी है। ये पता नहीं कि शिव है या नहीं है, मगर ये हमें पता है कि परम पुरुष के रूप में भी पूजा जाता था। इसके अलावा लिंग के रूप में भी पूजा की जाती थी, क्योंकि कई सारे लिंग हमें वहाँ पर मिलते हैं। पत्थर, लाल पत्थर एवं नीले पत्थर के बने हुए हैं। ये लिंग छोटे के आकार में भी और 4 फीट की ऊंचाई तक के लिंग भी हमें मिले हैं। कुछ ये मानते हैं कि छोटे आकार के लोग घरों में पूजे जाते थे और विशेष स्थानों पर बड़े आकार के लिंगों को प्रतिष्ठित किया जाता था। इसके अलावा वृक्ष की पूजा भी की जाती थी, क्योंकि मुद्राओं में उनके चित्र अंकित होते हैं। एक मुद्रा पर 2 पशुओं के शीश पर पीपल की पत्तियां अंकित हुई हैं। सर्प या नागदेव भी वृक्ष की रक्षा करता हुआ दिखाया गया है। बबूल का वृक्ष
एक और मुद्रा पर अंकित किया गया है, जिसकी रक्षा एक बैल कर रहा है। और ये वृक्ष पूजा की जो परंपरा है, ये शायद आज तक भारत में उसी कारण है। इसके अलावा पशु पूजन भी किया जाता था, जिसमें नाग की पूजा, उसके अलावा हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गैंडा, हिरन, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी, तोता, मोर, मुर्गा, बतख आदि के चित्र हमें मुद्राओं पर मिलते हैं। कुछ पशु आधे मनुष्य और आधे पशु भी दर्शाए गए हैं। इन आकृतियों से ये लगता है कि पशुओं की भी पूजा की जाती थी। मगर जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें उससे समय का कोई पूजा स्थल नहीं मिलता है, कोई मंदिर जैसी चीज़ नहीं मिलती है। योग साधना ज़रूर हमें मिलती है मुद्राओं के चित्रों द्वारा, तो शायद पूजा में योग साधना द्वारा की जाती थी। अब हम आते हैं उनके सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन में हम जानते हैं कि जो परिवार था वो समाज का सबसे छोटा अंग था। इस परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पोत्री, पोता सब साथ रहते थे। मगर ये हम नहीं कह सकते हैं कि परिवार पितरात्मक था या मात्रात्मक था। मगर अगर हम मूर्तियां देखें तो मातृ प्रधान मूर्तियां ज़्यादा लगती हैं, इसलिए शायद ये परिवार मात्रात्मक परिवार था। अगर हम रहन सहन के बारे में देखें तो हमारे को उत्खनन में बहुत सारी डेली नीड्स की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कलश, थालियाँ, कटोरी, गिलास, परात, कढ़ाई, प्याली, तस्तरी, घड़ा, चम्मच। और मुद्राओं पर पलंग, कुर्सियाँ, तिपाइयाँ भी दिखती हैं। अधिकांश मूर्तियाँ नग्न हैं, मगर हमें पता है कि वहाँ के लोग कॉटन पहनते थे, शरीर के ऊपर शॉल ढकते थे और उन लोगों को अपने हेयर स्टाइल को भी बहुत अलग अलग तरीके से संवारने के लिए कार्य करते थे। बालों में पिन लगाते थे जो कि सोना या चांदी या तांबे की होती थी। महिलाएं काजल, सुरमा, सिंदूर, इत्र का प्रयोग करती थी। पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण कई प्रकार के पहनते थे, जैसे कर्णफूल, कंगन, चूड़ियाँ, अंगूठी, करधनी, पायजेब, जो कि सोना, चांदी, तांबा और कांसे से बनी होती थी। अब अगर हम उनके खान पान के बारे में देखें तो ऐसा लगता है कि मछली और भेड़, सुअर, मुर्गे का मांस ये खाते थे। भैंस, बकरी का दूध पीते थे। आमोद प्रमोद की जहाँ तक बात है, बहुत सारे हमें मुद्राएं और छोटे छोटे खिलौने भी मिले हैं जिससे हम उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को व्यायाम करते हुए दिखाया है। सांडों, मुर्गों, तीतर और बटेर को लड़ाया हुआ दिखाया है। धातु की बनी हुई एक नर्तकी की सुंदर मूर्ति मिलती है जो बहुत सजीव है, तो ऐसा लगता है उनको नृत्य में इंटरेस्ट होगा। कई मुद्राओं पर तबले और ढोल की आकृतियाँ मिलती हैं, तो ऐसे लगता है कि संगीत उनको बहुत प्रिय था। जो खिलौने हैं वो भी बहुत तरह के मिले हैं। हाथी का खिलौना, गिलहरी, बतखों का खिलौना, उसके अलावा झुनझुने, सीटियाँ, बैल, जूती, गाड़ियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियों के खिलौने भी हमें मिले हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, जरूर इतना नियोजन हुआ है तो एक विकसित पाठ्यक्रम ज़रूर होगा
लिखने पढ़ने का काम होगा। मुद्राएं इतनी सारी हैं तो उन सब के लिए लिखना पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होगा। मगर जब तक हम लिपि नहीं पढ़ पाएंगे हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। कला तो हमने देखी है, मूर्ति, मुद्रा, भवन निर्माण, चित्रकला, इन सब से हमें उस काल के सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है। अब आर्थिक जो जीवन है उसके बारे में मैं आपको लास्ट जो टॉपिक है वो बता रही हूँ। इसका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। यहाँ बहुत बारिश होती थी, भूमि बहुत उपजाऊ होती थी, इसलिए बहुत अच्छी खेती बाड़ी भी होती थी। हलों का उपयोग होता था। और जहाँ तक हम देखें यहाँ पर सूती कपड़े भी मिले हैं, तो सूत, चावल के दाने मिलते हैं मृदभांड में, लकड़ी के हल मिलते हैं। इससे हमें उस समय के अनाज के बारे में पता चलता है। पशुपालन अगर हम देखें तो बैल, भैंस, सूअर, कुत्ते आदि को पाला जाता था। कई प्रकार के घरेलू उद्योग भी थे, जैसे सूत कातना, मिट्टी के बर्तन, उसके अलावा कढ़ाई बुनाई का, रंग का, मिट्टी की मोहरें बनाने का, शिल्पकार द्वारा मूर्तियां बनाने का, अलग अलग तरह के आभूषण बनाने का कार्य भी उस समय किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य जो था वो हड़प्पा का दूर दूर तक फैला हुआ था। न केवल भारत मगर विदेशों में भी इनका व्यापार जाता था। मुद्राओं पर अंकित जहाज के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि जहाज़ों का उपयोग होता था। बैलगाड़ियाँ, बैलों का उपयोग भी मुद्राएं हमें बताती हैं कि वहाँ पर होता था। लोथल में एक बहुत बड़ा ही जहाज घाट भी हमें मिला है। मेसोपोटामियन नगरों के साथ हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे, जो हमें दिखाते हैं कि आर्थिक जीवन में भी ये बहुत ज़्यादा संपन्न थे। इस प्रकार हमने आज धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन समझा। नमस्कार।